नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ जूही सिंह और बात करेंगे खबरों की। तो सबसे पहले रुक कर लेते हैं इंडिया गठबंधन की हुई वर्चुअली बैठक। करीब 2 घंटे तक चले इंडिया गठबंधन की बैठक। सीट बंटवारे, संयोजक समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। बैठक में नहीं मौजूद थे उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी। बैठक में करीब 10 पार्टियों के नेता हुए शामिल। तो 2 घंटे तक इंडिया गठबंधन की वर्चुअली बैठक हुई है, जहां सीट बंटवारे, संयोजक समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई है। करीब 2 घंटे तक यह बैठक चली है इंडिया गठबंधन की और सीट बंटवारे, संयोजक समेत और भी कई मुद्दों पर इस दौरान चर्चा की गई थी। बैठक में करीब 10 पार्टियों के नेता शामिल नहीं हुए। तो हम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। बैठक में जो है करीब 2 घंटे तक यह बैठक चली है। इंडिया गठबंधन की वर्चुअली बैठक हुई है, जिसमें सीट बंटवारे, संयोजक समेत अन्य कई मुद्दों पर बातचीत की गई। बैठक में उद्धव ठाकरे और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शामिल नहीं हुई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अजीत चौहान जुड़ गए हैं। अजीत, इंडिया गठबंधन की इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अजय चौहान हमारे साथ जुड़ गया है। अजय, इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, लगातार जो शुरुआत इंडिया गठबंधन की बैठक चल रही थी, कहीं न कहीं जो चुनाव को लेकर के थी और साथ साथ बात कर रहा है कि चुनाव सीट को लेकर के भी और संयोजन को लेकर मीटिंग की गई है। लेकिन अभी भी मीटिंग चल रही है। लेकिन ये देखना होगा कि राहुल गांधी की यात्रा से पहले एक दिन मीटिंग की जा रही है। कहीं न कहीं मणिपुर मेन पॉइंट बनाया गया कि उससे पहले यात्रा, यानी कि जो यात्रा निकल जाएगी वो पूरा प्रचार के माध्यम से जोड़ा जाएगा। यानी कि चुनाव 2024 चुनाव भी किया जा सकता है और साथ साथ में प्रचार भी किया जा। तो गठबंधन कई नीतियों पर बात कर रही थी आज लगातार, कहीं न कहीं अध्यक्ष के उसमें। लेकिन कई ऐसी पार्टियां हैं जो शायद गठबंधन से बाहर है। ये सबसे बड़ा सवाल होता है कि आखिरकार गठबंधन जो बना था वो कैसे अपने आप को एक साथ लेकर चलेंगे। कोई 2024 में बीजेपी को रोकना है तो उस पर रणनीति बनाई जा रही है। हो सकता है कि आज कोई न कोई बड़ा फैसला लिया जाए और ज्यादा फैसला बना दिया जाता है, तो कहीं न कहीं इस बार गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ सकती है। जी अजय, और कौन कौन से पार्टियों के जो है नेता शामिल नहीं हुए, क्योंकि ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे भी इसमें शामिल नहीं हुए हैं? देखिए, कई पार्टियां अभी सामने नहीं आ रही है। पहले से 3-4 पार्टियां ऐसी हैं जो गठबंधन से बाहर है। लेकिन देखना यह होगा कि आज जिस तरह अगर नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जाता है, कि नीतीश कुमार संयोजक बनने के बाद में जो अन्य पार्टी जो अभी छोड़कर जा रही हैं उनके साथ सहयोग नहीं कर रही है, उनको जोड़ पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल होता है। जी, खबर यह भी है कि नीतीश कुमार ने संयोजक पद को लेकर कहा है कि मेरी किसी पद में दिलचस्पी नहीं है। देखिए, अभी जिस तरह की, लेकिन सवाल ये होता है कि आखिरकार कभी तो नाम आता है, कभी नहीं आता है, कभी पीएम चेहरे का नाम सामने आता है। तो आपस में जो मतभेद है, ये अभी कांग्रेस पूरा क्लियर नहीं कर पा रही है कि चुनाव लड़ पाएंगे। वही मायावती की बात करें, मायावती के भी सवाल सामने आ रहा है कि मायावती क्या गठबंधन में जाएंगे या फिर अकेले चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश का भी सबसे बड़ा गढ़ माना जा रहा है, क्योंकि दलित वोट काफी है। वहीं अखिलेश कुमार भी यही चाहते हैं। उन्होंने भी जो अभी चुनाव हुए थे विधानसभा में, उसमें सवाल किया था कि क्या गठबंधन विधानसभा का है या लोकसभा का है। तो फिर कहीं ना कहीं सवाल खड़ा हो रहा है इसके अंदर। अजय, नीतीश कुमार ने यह भी कहा है कि गठबंधन में जो है एकजुटता बनी रहे, तो इसके आगे क्या हालात रह सकते हैं, क्योंकि गठबंधन में लगातार किसी न किसी पार्टियों के साथ जो है खलबली और रार तकरार की खबरें भी हमने पिछले काफी समय से देखा है। जो ही देखे सवाल अगर बात करें तो गठबंधन के अंदर सबसे बड़ा चेहरा है कि पीएम चेहरा कौन होगा, क्योंकि पहले भी कई ऐसी चर्चा सामने आई थी, कई सवाल खड़े हुए थे। और केजरीवाल अपना कहते हैं कि जहां पर हमारी ज्यादा सीट होंगी वही चेहरा होगा। वही उत्तर प्रदेश से अखिलेश भी यही कहते हैं, नीतीश कुमार भी यही और ममता बनर्जी भी। तो सवाल सबसे बड़ा यही है कि आखिर जिसकी ज्यादा सीट वही चेहरा। तो कांग्रेस नहीं चाहेगी कि किसी भी पार्टी का चेहरा नया सामने आए। जो कांग्रेस चाहेगी वही होगा, क्योंकि आला कमान अभी इसका फैसला लेगा। लेकिन जो आज मीटिंग की जा रही है उसमें सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार संयोजक बनने के बाद में राहुल गांधी इसमें कोई निर्णय लेंगे या नहीं लेंगे। ये सबसे बड़ा सवाल है कि यात्रा ही उनका मेन मोटिव है या फिर चुनाव में सभी दलों को एक साथ लाने की तैयारी है इसमें। अजय, क्या लगता है गठबंधन में चल रही रार के बीच पीएम मोदी के सामने किस चेहरे पर मुहर लग सकती है? कौन पीएम मोदी को टक्कर दे सकता है? जो ही देखिए, अगर बात करें तो बीजेपी के अंदर कई ऐसे चेहरे हैं पीएम के। लेकिन जो अभी जो दल बैठा है, 26 दल एक साथ हुआ है गठबंधन में, ऐसा चेहरा भी कोई सामने नहीं आ रहा है जो पीएम पद के लिए, क्योंकि अभी तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष
मल्लिकार्जुन खड़गे उनका नाम सामने आया था। लेकिन वही सवाल है कि आखिर चेहरा किसको लाएंगे। कांग्रेस ये भी ढूंढ रही है किसको खड़ा करना है, किस पार्टी से। तो अभी चेहरा सामने नहीं है तो सीटों को लेकर क्या होगा, लेकिन सीटों को लेकर जरूर इसमें कयास तो है कि जिसकी सीट जहां होगी वही सिर्फ देखना यही होगा कि चुनाव से पहले क्या रणनीति बना पाएंगे या नहीं। जी अजय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। और बंगाल में पालघर जैसी घटना सामने आई है। गुरुवार शाम को यहां भारी भीड़ ने यूपी के 3 साधुओं को बच्चा चोर समझकर बेरहमी से पीटा। यह मामला पुरुलिया जिले का बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर इसका 30 सेकंड का वीडियो भी वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर हमला बोला है। पार्टी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि ममता बनर्जी की चुप्पी पर शर्म आनी चाहिए। क्या ये हिंदू साधु आपकी मान्यता के योग्य नहीं है? यह अत्याचार जवाबदेही की मांग करता है। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया से बिल्कुल चौंका देने वाली घटना सामने आई है। मकर संक्रांति के लिए गंगा सागर जा रहे साधुओं को सत्तारूढ़ टीएमसी से जुड़े अपराधियों ने निर्वस्त्र करके पीटा है। ममता बनर्जी के शासन में शाहजहां शेख जैसे आतंकवादी को राज्य से संरक्षण मिलता है और साधुओं की हत्या की जा रही है। फिलहाल मामला दर्ज कर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 12 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। एक व्यक्ति ने कुछ सोच कर कि पता नहीं कहां से नाम निकाला था कि मुमताज खान जो है वो ममता बनर्जी हैं इस समय, मुमताज खान नहीं वो पहले। तो उनकी दृष्टि मुसलमानी की ओर है। जो घटनाएं होती, अधिक से घटनाएं वही होती हैं। हिंदू जो है उनके ऊपर होता है। जब रामनवमी का जुलूस निकलते हैं उस पर आक्रमण होता है। जब दुर्गा माता का भी जब अनुष्ठान होता है और लोग उसकी पूजा तो पंडाले उजाड़ा जाता है। तो इस प्रकार से जितने भी धार्मिक घटना कार्य होते हैं उस पर विरोध और उस पर आक्रमण, यह वहाँ के जो बंगाल की, और इसका श्रेय इसलिए होता है कि उसके प्रतिकूल स्वयं वहाँ की मुख्यमंत्री है। आखिरकार ये वातावरण क्यों, ये तुष्टीकरण की राजनीति ने इस वातावरण खड़ा कर दिया है कि कभी राम जन्मभूमि का अगर शिलान्यास हो तो बंगाल में कर्फ्यू जैसी स्थिति खड़ी कर दे, हिंदुओं को जश्न भी न मनाने दिया जाए। और अब हिंदू साधुओं को मारने पीटने की, उनकी हत्या तक करने का भी प्रयास किया गया। इस तरह की घटनाएं सामने आई और राज्य की सरकार मूक दर्शक बन के बैठी रही। मीडिया के मित्रों ने जब ये बात को उठाया तब जाकर अब ये थोड़ी कार्रवाई की। सवाल ये खड़ा होता है कि तुष्टीकरण की राजनीति पश्चिम बंगाल को कहां लेकर जा रही है। टुडे criminals like Shahjahan are safe under TMC's watch. This is the level to which they will go to protect a goon and a criminal. But the political institutionalization of violence is such that even sadhu sants get lynched in broad daylight in the public. और अयोध्या के हनुमानगढ़ी के पास ही विनय नाग के पान की दुकान है। वैसे तो दुकान पर कोई बोर्ड नहीं लगा है, लेकिन राम जन्मभूमि से जुड़े होने के कारण लोग इनके नाम से ही दुकान का पता बता देते हैं। विनय कहते हैं कि उनके बाबा और पिता भोग के लिए पान का बीड़ा मंदिर तक पहुंचाया करते थे। उनके जाने के बाद इसका जिम्मा दीपक, विनय और रिंकू पर आ गया। उनके पिता हमेशा सेवा भाव से ही जुड़े रहे। विनय ने बताया कि भगवान के लिए पान लगाना होता है, इसलिए सुबह 8 बजे वो दुकान पहुंच जाते हैं। 8:30 बजे से 9 बजे के बीच भगवान के लिए 51 बीड़ा पान, मीठा पान तैयार कर तकरीबन 10:30 बजे उसे मंदिर पहुंचा देते हैं। अयोध्या की खबरें हो या अयोध्या में 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा का जो ऐतिहासिक और भव्य कार्यक्रम होना है, उसकी जो खबरें हैं लगातार आपको इंडिया वाइज लगातार आपको अपने दर्शकों को दिखा रहा है। इसी कड़ी में हम चौरसिया पान भंडार के पास मौजूद हूँ और बिल्कुल आप साफ तौर पर पीछे देख पा रहे हैं यहाँ फिलहाल कोई बोर्ड भी नहीं लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे किसी भी व्यक्ति से आप किसी भी संत महंत से भी पूछेंगे कि चौरसिया पान भंडार की दुकान कौन सा, तो वो बिल्कुल यही दुकान है। आपको बता दो कि इसकी खासियत है कि भगवान राम को
लगभग 3 पीढ़ियों से इनके पूर्वज भी भगवान राम के को पान का भोग लगाते हैं। तो भाई साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इंडिया वाइस टीवी चैनल पर। जय सिया राम। भैया ये बताइए कि भगवान राम को आप पान पहुंचा रहे हैं, तो कैसी अनुभूति होती है कि और भी पान वाले हैं लेकिन ये सौभाग्य सिर्फ आपको मिला, तो कैसा लगता है आपको कि आप भगवान के लिए आप समर्पित हैं? हमारे लिए तो एक गर्व की बात है ये कि हम भगवान रामलला की सेवा में लगे हैं और हम लोग ये काफ़ी समय से करते आ रहे हैं। पहली मेरी दुकान राम जन्मभूमि मंदिर के पास ही थी। 1992 में कार सेवा जब प्रारंभ हुई थी तो उस समय जब वहाँ का पूरे मंदिर परिसर का अधिग्रहण जब शुरू हुआ तो हम लोगों की दुकान यहाँ पे शिफ्ट हो गई 1995 में। तब से हम लोग यहीं पे थे और अपना रामलला की सेवा तब भी करते आते चले गए हैं। इसके पहले जब देश के प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या आए थे, जब भूमि पूजन का एक भव्य कार्यक्रम हुआ था, तब भी आपका पान लगा था। लगा कितने पान उस समय जब भूमि पूजन हुआ था तो कितने पान आप लगाए थे? जब रामलला का भूमि पूजन हुआ था तो हमने 151 पान रामलला के को मतलब सेवा में दिया था। और जो अभी 22 तारीख को ऐतिहासिक प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है, जिसको देखने के लिए तमाम जो भी राम भक्त है बिल्कुल टकटकी लगाए बिल्कुल टकटकी लगाए बांधे एकदम खड़े हुए हैं, देख रहे हैं कि कैसे होगा ये कार्यक्रम, कितना भव्य होगा। और इसमें भी आप लगभग कितने पानों का आपको बेड़ा मिला हुआ है कि आप पहुँचाए भगवान राम को समर्पित करें? जो मुझे वहाँ से ऑर्डर मिले हुए हैं 551 पान का ऑर्डर मिल चुका है रामलला के भोग के लिए, उस दिन के लिए 22 तारीख को। तो आपके लगभग कितने पूर्वज कितने वर्षों से आप काम कर रहे हैं आप इस पान जो भगवान राम को भोग लगाते हैं? ये मेरा मतलब पुश्तैनी ही काम है, मेरे यहाँ पान का ही काम होते आया है और मेरे पिताजी भी करते थे, मेरे दादा बाबा भी मतलब ये करते आए हैं। तो आप हमारे दर्शकों को क्या बताएंगे कि जो भगवान राम को भोग लगता है पान का, तो उस पान में क्या क्या डालते हैं, क्या क्या बताएंगे? हम रामलला का भोग जो पान बनाते हैं उसमें गुलकंद रहता है, गरी रहता है, गरी रहता है, सौंफ रहता है, चेरी रहता है, करौंदा रहता है, लौंग इलायची रहता है। भगवान रामलला बाल रूप में 5 साल की अवस्था में तो उनको मीठा पान का भोग लगता है। तो ये रहे चौरसिया पान भंडार के प्रोप्राइटर। इलायची खाएंगे? कहना है कि लगभग 3 पीढ़ियों से वो भगवान राम की सेवा कर रहे हैं, भगवान राम को पान का भोग लगा रहे हैं। और अब भगवान राम जो प्राण प्रतिष्ठित होंगे 5 वर्षों की मूर्ति जो आदमकद भगवान राम की 5 वर्ष की बालक स्वरूप मूर्ति होगी, उनको भगवान राम को मीठा पान खिलाया जाएगा। गूगल पे सर्च करोगे। और 22 जनवरी को भगवान पुरुषोत्तम श्री राम अपने मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं, जिसको लेकर भक्तों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं इसको लेकर गाजीपुर की जनता से खास बातचीत की हमारे संवाददाता सुशील तिवारी ने। इस दौरान क्या कुछ कहा लोगों ने, आइए आपको सुनाते हैं। पुरुषोत्तम श्री राम 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला विराजमान होंगे। सीधे हम बातचीत करने के लिए लोगों के पास आए हैं गाजीपुर जिले में। जो किसी ने स्वप्न देखा नहीं था, उस स्वप्न को आज साकार किया गया है। और हम कहें तो पूरा जनमानस और उस राम को देखना चाहता है जो कभी पूरी दुनिया के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम का उदाहरण थे। मैं आपका पूरा परिचय जानना चाहूंगा और आप जरूर बताएं। जी, मैं सुखबीर सिंह झाबर और मेरी माताजी ग्राम प्रधान है यहाँ पे और मैं उनका प्रतिनिधि हूँ। ये सारा काम धाम बाहर का व्यवस्था मैं ही देखता हूँ। और जहाँ तक रामलला की बात है तो रामलला इस सृष्टि की आत्मा है और राम सब में समाया है और सब में राम समाये हैं। जब उसका घर बनेगा तो अब सोच लीजिए कि सारी सृष्टि उसके लिए इंतजार में लगी है कैसे ये बने। और जब भगवान ने बनाना है अपना तो बनवा रहे हैं वो। और ये हमारा सौभाग्य भी है कि इस हिंदुस्तान के, भारत के इस स्वर्ण काल को हम लोग देख रहे हैं। इसके हम लोग गवाह हैं, साक्षी हैं कि कैसे कैसे चीजें हो रही हैं। और यही सोच के हमेशा रोम पुलकित रहता है कि नहीं यार चलो जल्दी से बन जाए, जल्दी से बन जाए, जल्दी से बन जाए। वो कैसे क्या दृश्य होंगे वो कल्पना में ही घूमता रहता है और बहुत जल्दी भगवान ने चाहा तो शुरू होगा और हम सभी देखेंगे उसको कि नहीं रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन हो रहा है वहां पे। और ये कल समय होता है गुरुदेव, वो संजोग होता है। जो हम लोग चीजें सोचते हैं वो चीजें हवा में रह जाती हैं, लेकिन जब परमात्मा उसको अपने विचार में लाता है तो वो दृष्टिगत होने लगती हैं, वो दिखने लगती हैं। और ये संजोग बनाया है एक तरह से। कुल मिला के ये कहा जाए कि जा पर कृपा राम कर होई, ता पर कृपा करे सब कोई। संजोग तो अपने आप बनेंगे और देखिए कैसे वो बनवा रहा है और बन रहा है, ये सब लोग देखेंगे। तो ये तो संजोग की बात है, परमात्मा ने ही सब कुछ करना है और वो कर रहा है। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें ऐसे ऐसे
मनीषी, हमारे अगुवा है, जिनके दिमाग में ये सारी चीजें हैं और उसको एक एक करके पूरी की जा रही है वो। तो ये धर्म और अधर्म, अगर रावण और राम को देखा जाए, जहां तक अवतार को छोड़ दीजिए, मनुष्य अवतार में दोनों लोगों को देखा है तो राम और रावण दोनों ही शंकर भक्त हैं और दोनों ही नायाब है अपने आप में, मगर एक धर्म के रास्ते चला, एक अधर्म के रास्ते चला है। एक का राज लंका बना और एक का राज अयोध्या बना। तो ये अब धर्म पे चल रहा है हिंदुस्तान। अब देखेंगे आपकी भारत का नया स्वरूप क्या होगा, और ये वाकई नया भारत है और इस नए भारत को देखना बड़ा ही सुखद है अपने आप में। जो भी इस समय राम भक्त है, मैं सीधे दिखाऊं मर्यादा पुरुषोत्तम राम कि यहाँ पर देखिए जिस तरीके से सजाया गया है, उकेरा गया है, और बगल में यहाँ पे देखिए तो श्री राम जी की फोटो दीवार पे अंकित की गई है। और सीधे मैं तस्वीर गाजीपुर जिले से ला रहा हूँ। इंडिया वॉइस के लिए सुशील तिवारी, गाजीपुर। और देश भर में इस वक्त श्री राम लला के स्वागत को लेकर जश्न देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में आगरा के अपने 2 दोस्तों के साथ एक मुस्लिम युवक अयोध्या धाम की पैदल यात्रा पर निकले। हाथ में भगवा ध्वज और पीठ पर राम मंदिर की तस्वीर लगाकर निकले तीनों दोस्त का शिकोहाबाद पहुंचने पर लोगों ने जोरदार स्वागत किया। सबसे बड़ी बात यह है कि अयोध्या जाने के लिए मेरे मन में आस्था इसलिए पैदा हुई कि कोई राजस्थान से आ रहा है, कोई मुंबई से आ रहा है, कोई गुजरात से आ रहा है। तो मैंने देखा लोगों को कि ये जब राम मंदिर की तरफ जा रहे हैं, हमारे मुस्लिम भाई भी जा रहे हैं, बहनें जा रही हैं, तो मेरे मन में भी विचार आया कि मुझे भी एक चलना चाहिए कुछ कदम। पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं हम लोग सोचने में, आपको पता है हिंदू मुस्लिम को एक मैसेज मिलेगा भाईचारे का, बस ये सोच के भैया मैं निकल पड़ा रास्ते में। वहीं अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के निमंत्रण पर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने मुद्दा बनाया तभी तो ये दिक्कत आई है। राम मंदिर सबकी आस्था का केंद्र है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो झगड़ा मिट गया था। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी देशवासियों ने फैसले का स्वागत किया और सरकार को भी उसी प्रकार व्यवहार करना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि इसका राजनीतिकरण किया गया है। जब राम मंदिर सबका है तो शुरुआत से अगर सभी को साथ लेकर चलते तो ये नौबत ही नहीं आती। इसे आरएसएस और भाजपा का कार्यक्रम बना दिया गया है। चलिए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। बीजेपी ने मुद्दा बनाया तभी तो ये सब प्रॉब्लम पैदा हुई है। अगर बीजेपी मुद्दा नहीं बनाती और राम मंदिर सबकी आस्था का केंद्र है, जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो झगड़ा मिट गया था शांतिपूर्ण तरीके से। सभी लोगों ने, देशवासियों ने स्वागत किया, चाहे वो कोई धर्म का हो, कोई जाति का हो, कोई वर्ग का हो। इतना बड़ा कदम जब उठाया स्वागत करके आम जनता ने, उसी ढंग का व्यवहार करना चाहिए था सरकार को भी, और जो समिति बनी उसको भी करना चाहिए था। आज ये नौबत नहीं आती। इसका जब राजनीतिकरण किया गया, जिस रूप में फैसले किए गए कि धर्म गुरुओं को भी, और शंकराचार्य है जो हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के सर्वस्व है, और वो गाइड करते हैं पूरे देश के सनातन धर्मियों को भी, समाज को भी और धर्म को भी। बढ़ते आगे, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान के कब्जे से मुक्त कराए गए शिक्षा विभाग के भवन में राजकीय खुर्शीद बालिका इंटर कॉलेज को स्थानांतरित कर दिया गया है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को लीज पर दिए गए इस भवन में रामपुर पब्लिक स्कूल संचालित किया जा रहा है। इस भवन के एक भाग में समाजवादी पार्टी की राजनीतिक गतिविधियां भी संचालित होती थी। रामपुर के नगर विधायक और बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से की थी। जांच रिपोर्ट के आधार पर इस आवंटन को नियम विरुद्ध बताते हुए निरस्त करने का आदेश सरकार ने दिया था। इसके बाद ये भवन प्रशासन ने सील कर दिया था। अब इस पर राजकीय खुर्शीद इंटर कॉलेज का बोर्ड लगा दिया गया है। और रायबरेली में भीषण ठंड और गलन को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर दिख रहा है। बता दें कि देर रात एडीएम पूजा मिश्रा ने शहर का भ्रमण कर रैन बसेरों में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं पूजा मिश्रा ने जरूरतमंदों को कंबल उपलब्ध करवाए, साथ ही सड़कों के किनारे खुले आसमान के नीचे सो रहे लोगों को रैन बसेरा भिजवाया और रैन बसेरों में बेहतर व्यवस्थाएं और साफ सुथरी रजाइयां उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए।
वहीं ग्रेटर नोएडा के ईस्टर्न पेरीफेरल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां ट्रक और अमरूद से भरी 3 गाड़ियों की भीषण टक्कर हो गई। बता दें कि घने कोहरे की वजह से हादसा हो गया। वहीं हादसे में घायल कई लोग गाड़ी के अंदर फंस गए। हालांकि घायलों को कड़ी मशक्कत के बाद निकालकर अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। खबर गाजीपुर से है, जहां थाना भावरकोल और करीमुद्दीनपुर पुलिस संयुक्त टीम की चेकिंग के दौरान एक नगर गो तस्कर से मुठभेड़ हो गई, जिसमें गो तस्कर घायल हो गया और अपने एक साथी के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। तभी घायल बदमाश को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। वहीं मौके से 1 अदद कंटेनर किसराशि गोवंश, 1 अदद तमंचा, 3 अदद खोखा कारतूस बरामद किए गए। प्रभारी जो हैं वो कुंडेसर के पास चेकिंग कर रहे थे। उनको जरिए मुखबिर यह सूचना प्राप्त हुई कि मोहम्मदाबाद की तरफ से एक गोवंश लदा कंटेनर आ रहा है। इस पर उन्होंने उस कंटेनर को पहचान कर रोकने की कोशिश की, परंतु कंटेनर बैरियर तोड़ करके भागा। थानाध्यक्ष द्वारा अपने समीपवर्ती समस्त थानों को सूचना दी गई घेराबंदी करने के लिए। इस पर अवथही अंडर बाईपास के पास जो कि कंटेनर कबीरपुर मोड़ की तरफ से मोड़ करके भाग रहा था, वहीं पर उसको घेराबंदी करके रोका गया। कंटेनर में बैठे लोगों ने पुलिस पार्टी पर फायर किया। इस पर पुलिस पार्टी द्वारा भी आत्मरक्षा फायर किया गया, जिसमें एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी तथा एक व्यक्ति गिरफ्तार किया गया। एक व्यक्ति भागने में सफल रहा है। गोली लगे व्यक्ति की पहचान अकबर खान निवासी प्रयागराज के रूप में हुई है। इसी तरह दूसरा व्यक्ति जो चालक था शुभम गुप्ता का नाम का, वो भी प्रयागराज का रहने वाला है। जो कंटेनर था उसमें 21 गोवंश बरामद हुए। इसके अलावा ये जो टीम थी इनके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर करने में प्रयुक्त तमंचा तथा खोखा कारतूस इत्यादि बरामद हुआ है। और लखीमपुर खीरी के संपूर्णा नगर क्षेत्र में मिर्चियां फार्म में तेंदुए ने पालतू कुत्ते पर हमला कर दिया। बता दें कि कुत्ते पर हमला करने का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिसके बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई है। और खबर पंजाब के तरन तारन से है, जहां 71 बटालियन बीएसएफ भीखीविंड ने गांव नौशेरा ढाला में नशा मुक्त भारत के लिए एक अभियान चलाया। वहीं इस संबंध में श्री प्रमोद प्रसाद नौटियाल कमांडेंट ने उपाय बताया। बता दें कि 71 बटालियन बीएसएफ भीखीविंड ने विषय पर व्याख्यान देते हुए विशेष रूप से सीमावर्ती क्षेत्रों में नशीली दवाओं के उपयोग के नुकसान और इसे ठीक करने के उपाय बताए। तभी उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति, खासकर किशोरों को यह समझना होगा कि नशे की आदत न केवल उनके शरीर और दिमाग पर गहरा प्रभाव डालती है, बल्कि उनके उज्जवल भविष्य को भी खत्म कर देती है। साथ ही उन्होंने बीएसएफ कर्मियों को भी यह निर्देशित किए कि हम जनता, विशेषकर युवा पीढ़ी के बीच नशा विरोधी अभियान के बारे में जागरूकता कैसे फैला सकते हैं। और खबर सोनभद्र से है, जहां अज्ञात बीमारी से 5 पशुओं की मौत हो गई। बता दें कि अन्य गांव में दर्जनों पशु बीमार हो गए। सूचना के बाद भी विभाग से कोई डॉक्टर इलाज के लिए नहीं पहुंचे। वहीं पशुपालकों ने उच्च अधिकारियों से जल्द बीमार पशुओं का इलाज कराने की मांग की है। मामला नगवा ब्लॉक के चौरा और अन्य गांव का बताया जा रहा है। जालौन में झांसी कानपुर रेलवे लाइन के गांधी आश्रम के पास हादसा हो गया। जहां घना कोहरा होने के चलते हाई स्कूल की 2 छात्राएं ट्रेन की चपेट में आ गई। बताया गया है कि रेलवे लाइन को पार करते समय घने कोहरे के कारण ट्रेन ना दिखने से यह हादसा हुआ। तो वहीं हादसे में एक छात्रा की दर्दनाक मौत हो गई और दूसरी छात्रा भी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसको इलाज के लिए कानपुर रेफर किया गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक छात्रा के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो ट्रेन की चपेट में 2 छात्राएं आ गई और घने कोहरे के कारण यह हादसा हुआ।
वहीं मैनपुरी के वेबर में दबंग युवक की दबंगई देखने को मिल रही है, जहां दबंग युवक दुकानदार को दबंगई दिखा रहा था। हालांकि दुकानदारों ने युवक को तमंचा कारतूस समेत पकड़कर दबंग युवक की पिटाई की, तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस को दुकानदारों ने दबंग युवक को सौंप दिया। बताया जा रहा है कि पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। और खबर बहराइच से है, जहां कोचिंग जा रहे छात्र की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। वहीं छात्र की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। घटना जरवल थाना क्षेत्र के बरखंडी पुरवा की बताई जा रही है। तो बहराइच में छात्र की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है और बताया जा रहा है कि छात्र जो है वो कोचिंग जा रहा था और तभी यह हादसा हो गया। और खबर फतेहपुर से है, जहां घने कोहरे के चलते खड़े ट्रक से दूसरा ट्रक टकरा गया। वहीं हादसे में बाल चालक और परिचालक बचे। बता दें कि सिंगल रोड होने के कारण भीषण जाम लगा। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस जाम खुलवाने का प्रयास कर रही है। हादसा राधानगर थाना क्षेत्र के अंदौली पुलिया के पास का बताया जा रहा है। वही खबर अलीगढ़ से है, जहां पीआरवी पर तैनात हेड कांस्टेबल को ज्ञात वाहन ने रौंद दिया। बता दें कि रोड एक्सीडेंट में हेड कांस्टेबल दिनेश कुमार की दर्दनाक मौत हो गई। गोंडा थाने से सासनी गेट की तरफ आते वक्त यह हादसा हुआ। घटना गोंडा थाना इलाके की मथुरा पुल की बताई जा रही है। आज सुबह कोतवाली थाने से एक सूचना प्राप्त हुई थी कि दिनेश कुमार जो कि गोंडा थाने में पीआरवी पर तैनात थे, ड्यूटी से वापस लौटते समय मथुरा पुल के ऊपर उनके साथ एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उन्हें तत्काल इलाज के लिए जेएनएमसी में एडमिट कराया गया, जहां पे दुर्भाग्यवश उनकी मृत्यु हो गई। परिवार को उनके सूचित कर दिया गया है और पुलिस परिवार से पूरी उनकी संभव मदद कराई जा रही है। अग्रिम कार्यवाही भी इस प्रकरण में की जाएगी, जिससे आपको अवगत कराया जाएगा। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।